नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के एक सिंपल से टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। इसके साथ में इसका मात्रक विमा भी देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी फाइंड आउट करेंगे। सर्वप्रथम हम डिफाइन करते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। एक बार सारे विद्यार्थी बोर्ड पर ध्यान देंगे। जैसे ये कोई चार्ज है और उतने ही परिमाण का एक ये चार्ज है, दोनों का परिमाण समान है, प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है, तो इस निकाय को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा सुन लेंगे। एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले आवेश मौजूद हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दो आवेशों का निकाय होगा जिनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत तथा परिमाण एकदम समान होगा। फिर हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से लिखा जाएगा। यह एक सदिश राशि होती है। देखिए विद्यार्थियों, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव का कोई सा भी एक आवेश ले लेंगे तो उसका जो परिमाण है वो Q और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम 2a लेकर चलेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2a हो जाएगा। जैसे किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों का जो परिमाण है वो यदि Q है तो ऋणात्मक आवेश हमने दिखाया है, धनात्मक आवेश दिखाया है, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 2a कंसीडर कर ली है। द्विध्रुव के केंद्र को O से लिखेंगे जिसकी प्रत्येक आवेश से जो दूरी है वो स्मॉल a लेकर चलेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो -q आवेश है +q आवेश है, दोनों आवेशों से मिलकर बना जो निकाय है वो विद्युत द्विध्रुव है। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 2a हमने कंसीडर कर ली है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला है P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2a आएगा। अब हम बात करते हैं, यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसका मतलब है कि -q से +q की ओर। ये जो P वेक्टर है उसकी डायरेक्शन -q से +q की ओर होगी। माइनस जो आवेश है उससे प्लस वाले आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होगी। अब हम बात करेंगे P वेक्टर का मात्रक क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, P का जो मात्रक है वो Q इंटू 2a के मात्रक के बराबर होगा। Q इंटू 2a का मात्रक, Q यहाँ पर आवेश है जिसका मात्रक कूलाम और 2a यहाँ पर दूरी है जिसका मात्रक हो जाएगा मीटर। इसको हम कूलाम इंटू मीटर से पुट करेंगे। फिर हम बात करेंगे P वेक्टर की विमा। P की जो विमा है वो Q इंटू 2a की विमा के बराबर होगी। P की जो विमा है किसके तुल्य होगी विद्यार्थियों? Q इंटू 2a की विमा। Q यहाँ पर आवेश है और आवेश की विमा होती है A1 T1 और 2a यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी है जिसकी विमा L1। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी विमा L1 T1 A1 आ जाएगी। और विद्युत द्विध्रुव के कुछ एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों, विद्युत द्विध्रुव का एग्जांपल NaCl ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। ऐसे अणु लेंगे जिनके अंदर जो मौजूद आयन होंगे वो समान परिमाण के हो तथा प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत हो, कुछ दूरी पर उपस्थित हो, वो सभी विद्युत द्विध्रुव के एग्जांपल होंगे। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड आउट की जाती है।
इसके लिए हम एक डायग्राम का निर्माण करेंगे। डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। हम एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। इसका जो केंद्र है वो O है। केंद्र से प्रत्येक आवेश की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए विद्यार्थियों, एक बार इस डायग्राम को समझेंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसका केंद्र O है। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। केंद्र से प्रत्येक आवेश की जो डिस्टेंस है वो a है। इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/r², मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए विद्यार्थियों, हम यहां पर क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करते हुए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। यहां पर ध्यान देंगे आप। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए विद्यार्थियों, प्लस क्यू जो चार्ज है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मैं लिख देता हूं E1 से। किससे पुट कर दिया? E1 से पुट कर दिया। अब बोर्ड पर ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई उसको हम लिख रहे हैं E1 से। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो ये धनावेश है और धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दूर की ओर होती है। एक बार फिर से समझ लेंगे, धनावेश से दूर की ओर होती है। प्लस क्यू चार्ज से मैंने E1 की डायरेक्शन दूर की ओर दिखाई है। अब जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो आवेश और अभिष्ट बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है उसका भी पता होना जरूरी है, तभी E1 का मान लिखा जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी r है, ये a है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी? r-a के बराबर रहेगी। ये दूरी r, ये a, तो ये वाली कितनी बची? r-a। तो देखिए E1 का मान कितना आ जाएगा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r के स्थान पर r-a का स्क्वायर लेंगे, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे माइनस Q आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लिख रहे हैं E2 से। अब हम वापस बिंदु P पर आ रहे हैं। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस क्यू चार्ज के पास की ओर होती है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन E2 की डायरेक्शन इधर होगी। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए विद्यार्थी, सिमिलर तरीके से हमारे को यहां से यहां तक की डिस्टेंस याद करनी है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो स्मॉल r है, ये a है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? r प्लस a डिस्टेंस हो जाएगी। क्या आप डायग्राम अब भी समझ पा रहे हैं? r प्लस r, तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a है, तो माइनस q से p की डिस्टेंस है वो कितनी होगी? r प्लस a। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का यहां पर परिमाण लेंगे, माइनस क्यू है तो ऐसा नहीं है कि माइनस क्यू पुट कर दिया, क्योंकि जब सदिश राशियों का मान लिखते हैं तब परिमाण सहित लिखेंगे। जो माइनस प्लस जो भी आता है वो केवल दिशा में इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं यहां पर Q और जो दूरी है वो क्या है? r प्लस a, तो r प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब E1 का मान आ गया, E2 का मान आ गया, यहां पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना है? कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए विद्यार्थियों, कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मैं लिख रहा हूं, ज्यादा वाली में से कम वाली घटा लेंगे। इन दोनों में से ज्यादा कौन सी है?
1/4 दोनों में, q भी दोनों में। यहाँ पर तो है r माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर r प्लस a से। छोटी राशि से डिवाइड कर रहे हैं बड़ा मान, बड़ी राशि से डिवाइड कर रहे हैं छोटा मान। तो यहाँ से e बराबर हम लिखेंगे e1 माइनस e2। इसे आप दीजिए समीकरण 3। समीकरण 1 और 2 को हम किस में पुट कर देंगे, 1 और 2 को समीकरण 3 में रख देंगे। हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी। E इक्वल टू निकल कर आ रहा है 1/4 q बट्टे में r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 q बाई r प्लस a का होल स्क्वायर आ रहा है। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। q अपॉन में 4 दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहां पर तो बच गया r माइनस a का होल स्क्वायर, यहां पर बच गया r प्लस a का होल स्क्वायर। यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। बोर्ड पर ध्यान देते रहिए, हटाना है नहीं। यहां से देखिए विद्यार्थियों, एलसीएम आ गया r माइनस a का होल स्क्वायर, r प्लस a का होल स्क्वायर, ये यहां चला जाएगा। r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। q अपॉन में 4 पढ़ाई है। यहां से मैं इन दोनों का एक साथ में स्क्वायर लिख देता हूं, r माइनस a, r प्लस a, और दोनों का एक साथ स्क्वायर लगा दे। इसका होल स्क्वायर खोलिए, देखो ये तो मैंने बट्टे वाली राशि के लिए लिखा है, r माइनस a, r प्लस a, और दोनों को एक साथ स्क्वायर कर दिया। इसका होल स्क्वायर खोलिए, r प्लस a का होल स्क्वायर, ये वाला खोलेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab आता है, तो यहां पर 2ra आ जाएगा, 2ra। फिर ये माइनस का साइन पढ़ाइए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra आएगा। यहां से आप ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी, E बराबर q अपॉन 4 जो एलसीएम है। अब इन दोनों ब्रैकेट पर ध्यान देंगे, ये है r माइनस a, r प्लस a, ये a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। यहां से r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इन दोनों का r माइनस a, r प्लस a का ये हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया। इसका स्क्वायर यहां पर पढ़ाई है, तो ये मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी, इससे नेगेटिव साइन को जब इससे गुणा करेंगे तो r स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कट जाएगा, दिख रहा है। ये माइनस का साइन अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का a स्क्वायर इस प्लस के a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया इन दोनों से। अब ये माइनस का साइन इससे अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ra, ये प्लस का आएगा, 2ra प्लस का पहले से ही पड़ा है, तो यहां पर हमारे पास में निकल कर आ रहा है 4ra निकल कर आ रहा है विद्यार्थियों। अब हम आगे देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो r है वो a से काफी बड़ा है, कि ये जो r है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस इस a से काफी बड़ी है, तो जो r स्क्वायर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से। r स्क्वायर है क्योंकि इसका जो वर्ग है वो तो इससे काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अतः हम क्या करेंगे, अतः r स्क्वायर की तुलना में, r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। a स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य इसको मान लिया, तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य मान लिया, इसको हम छोड़ देंगे। r स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो r की घात यहां पर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो देखिए क्या रहेगा, क्या बचेगा, e = निकल कर आ रहा है q अपॉन में 4πε0 और ra अपॉन r की घात 4। r की घात कितनी आ गई है, 4 आ गई है, तो e = कितना आ गया,
एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्यू को मैं देखो इस तरीके से व्यवस्थित कर रहा हूं, इस 4 को भी 2 इंटू 2 लिख दिया। देखेंगे आर तो एक आर से कैंसिल हो गया, यहां पर आर क्यूब बच गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर क्यूब रह गया। ये 4 है, इसको मैंने 2 गुणा 2 लिख दिया, क्यूब पढ़ाई है, ए पढ़ाई है। क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a को हम क्या पुट कर सकते हैं, p पुट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू, ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसको यदि हम सदिश के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर आप वेक्टर का साइन लगाएंगे तो दूसरी तरफ भी वेक्टर का साइन लगेगा, तो 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास में फाइनल सूत्र आ गया। ये व्यंजक था वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। समझ में आया होगा विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। अब निरक्ष क्या है कि जहां से अक्ष गुजरती है उस के ठीक लंबवत केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है उसको हम निरक्ष कह सकते हैं, और उसको विस्वत रेखा भी कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में निरक्ष के स्थान पर विस्वत रेखीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। आप लोगों को ये समझना है कि निरक्ष क्या होता है, फिर उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। डायग्राम को समझेंगे। हमने विद्यार्थियों एक विद्युत द्विध्रुव लिया है और विद्युत द्विध्रुव के अंदर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ये दोनों आवेशों का मध्य बिंदु जिसको हम द्विध्रुव का केंद्र कह रहे हैं, ये a है दूरी, ये भी a है दूरी। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 2a। क्या डायग्राम यहां तक समझ में आ गया? फिर आप आगे देखेंगे कि यहां से गुजरने वाली जो रेखा है वो इसकी अक्ष होती है। इस रेखा के ठीक लंबवत केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है वो इसकी निरक्ष होती है। तो देखिए इसका जो केंद्र है उससे स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या इतना समझ में आ गया कि प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके आवेशों के बीच की दूरी 2a है। केंद्र से निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम प्लस क्यू आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, फिर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट कर लेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको विद्यार्थियों मैंने E1 से लिख दिया है। पिछले डेरिवेशन में भी हमने E1 से लिखा था, यहां से मैंने एक रेखा से इसको मिला दिया, इसको भी मिला दिया। इस बिंदु पर जो E1 है, बोर्ड पर देखेंगे गौर करके, ये प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज से जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो दूर की ओर होती है। E1 की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। और जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो E2, उसकी डायरेक्शन इसके पास की ओर होगी, E2 की डायरेक्शन इधर होगी। इतना समझ में आ गया। E1 का मान फाइंड आउट करने के लिए आवेश से जो अभिष्ट बिंदु है उसके बीच की दूरी का पता होना जरूरी है। अब बोर्ड पर ध्यान देंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है वो a है, ये r है और ये इसके लंबवत है। तो यहां वाली जो डिस्टेंस है प्लस क्यू से p के बीच की वो हो जाएगी, ये क्या है कि समकोण त्रिभुज बन गया जिसका ये कर्ण है। तो कर्ण बराबर हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, ये वाली डिस्टेंस भी सेम ही रहेगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। अब हम याद करेंगे E1 का मान। E1 का मान वही बिंदु आवेश के फॉर्मूले से, बिंदु आवेश का फॉर्मूला होता है kq बटे में r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, k के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q के स्थान पर q है ही, बटे में जो दूरी है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो यहां पर आएगा r स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। यह आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हमने E2 से लिखा है, और E2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी r² प्लस a स्क्वायर का रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो r² प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। यह आ गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को यदि आप गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों का जो परिमाण है वो सेम है, दोनों का जो परिमाण है विद्यार्थियों वो सेम है, हालांकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन भिन्न भिन्न है लेकिन परिमाण सेम है। तो देखिए विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, इस E1 तथा E2 को घटकों में तोड़ेंगे, और घटकों में तोड़ने के लिए ये एंगल मैंने कंसीडर कर लिया थीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। ये जो इसकी मुख्य अक्ष है इसके समांतर ही मैं यहां पर एक मुख्य अक्ष और ले लेता हूं, ये यदि थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा थीटा एकांतर कोण, और सॉरी संगत कोण, और यहां से ये थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। अब मैं इसे को घटकों में तोड़ने के लिए थोड़ा सा सिंपल सा डायग्राम इधर सेपरेट ही बना लेता हूं, और यहां पर आपको आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने अलग से बना लिया है। ये तो है हमारे पास में E1 और ये हमारे पास में है E2, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी कितना है थीटा। देखो E1 और इसके बीच का एंगल थीटा, इसके बीच का एंगल भी थीटा। अब इसको हम घटकों में तोड़ेंगे। देखिए विद्यार्थी इसका थीटा वाले डायरेक्शन में जो घटक होता है उसमें cos लगा देते हैं, तो इधर वाला जो घटक हो जाएगा वो E1 cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में घटक E1 cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में घटक E2 cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में घटक E2 sin थीटा, इसका इस डायरेक्शन में घटक E1 sin थीटा। अब विद्यार्थियों ये जब घटकों में वियोजित कर दिए तो जो मूल सदिश है उनको हम छोड़ देंगे, बाद में जो घटक है केवल उन पर ध्यान देंगे। तो देखो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, इनकी डायरेक्शन तो है एक दूसरे के अपोजिट, और इनका मान भी विद्यार्थियों बराबर है, क्योंकि E1 और E2 क्या है बराबर, E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है बराबर। ये कहां से आई समीकरण 1 और 2 से, E1 और E2 बराबर है तो जो निरक्षीय घटक है वो तो निरस्त हो जाते हैं। निरक्षीय घटक कौन से होंगे, निरक्षीय घटक तो यहां पर हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, परिमाण समान, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि अक्षीय घटक भी परिमाण में समान, E1 E2 दोनों सेम है, तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों समान, तो कुल विद्युत क्षेत्र है वो अक्षीय दिशा में होगा, तथा उनका जो मान है वो होगा E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। E1 और E2 दोनों का मान समान है, तो इसकी जगह में E1 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 2E1 cos थीटा। अब देखो यहां पर E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, E1 की वैल्यू पुट कर देंगे, cos थीटा की भी वैल्यू पुट कर देंगे। 2E1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसकी वैल्यू है, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। cos थीटा की भी वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा, ये तो दो तो एज इट इज, E1 की वैल्यू ये रही, अब cos थीटा की भी वैल्यू देखनी है। इस डायग्राम से हम cos थीटा का मान फाइंड आउट करेंगे। देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण, तो इस डायग्राम में आधार तो देखेंगे ये ट्रायंगल बन गया, ये थीटा है, और थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है, ये तो क्या है लंब, ये आधार और ये कर्ण है। तो आधार तो यहां पर है a और कर्ण है यहां पर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, तो ये cos थीटा का मान है जो कि हम यहां पुट कर देंगे। क्या है मान a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 1/2 मतलब अंडर है। इसे हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इस 2 को मैं इस a के साथ में रख देता हूं, Q into 2a, यहां पर आप ध्यान देंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात यहां पर तो 1
और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात यहाँ पर आधी, एक और आधी हो गई है 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात आ गई 3/2। फिर देखेंगे विद्यार्थियों Q इंटू 2a है वो है P, Q इंटू 2a क्या है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहां पर हम देखेंगे कि R है वो फिर से a से बड़ा है, तो R स्क्वायर की तुलना में हम इस a स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे, इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में, देखो यहां से तो ये नगण्य मानकर छोड़ दिया, R स्क्वायर की घात है 3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, R की घात आ जाएगी 3। ये हमारे पास में फॉर्मूला आएगा विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। अब इसमें हम देखते हैं कि निरक्ष वाला जो मान होता है वो अक्ष वाले मान का आधा होता है, या जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष वाली है वो निरक्ष वाली की दुगुनी होती है। निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी 2 टाइम्स होगी। एक बार फिर से इसको देखेंगे, पिछले एक डेरिवेशन के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर आई थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब, और निरक्ष पर आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r क्यूब। यदि इस निरक्ष वाली को 2 से गुणा कर देंगे तो अक्ष वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा। आप सभी लोगों को ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आए होंगे, ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छे से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव का भौतिक अर्थ, भौतिक सार्थकता क्या है। हम बात करेंगे किसी भी पदार्थ की, कोई भी जो पदार्थ होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है, और यदि कोई पदार्थ विद्युत रूप से उदासीन है इसका अर्थ यह है कि उसके ऊपर कुल चार्ज है वो शून्य है, कुल आवेश उस पर कितना है विद्यार्थियों, शून्य है। और जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है वो 2 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ हो सकता है, और 2 प्रकार के अणु कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ध्रुवी अणु और दूसरा इसका जो प्रकार है वो है अध्रुवी अणु। ध्रुवी अणु तो कौन से होते हैं, वे अणु जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो, मतलब जिनके अणु हैं वो द्विध्रुव के रूप में मौजूद होते हैं, ध्रुवी अणु कहलाते हैं। जैसे NaCl का HCl के जो अणु थे वो ध्रुवी अणु होते हैं, और ध्रुवी अणुओं के प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अध्रुवी अणु किसे कहते हैं कि वे अणु जिनके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही हो। यहाँ पर ये सारे ऋणावेश है उसका केंद्र यहाँ, सभी धनावेशों का केंद्र यहाँ, दोनों आवेशों के बीच की दूरी शून्य होती है, तो उन अणुओं को हम अध्रुवी अणु कहते हैं। तथा प्रत्येक अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है, जबकि ध्रुवी अणुओं का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य नहीं होता। अब है ये तो हमने बताया अणुओं के बारे में। अब हम बात करेंगे इन अणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ की। जैसे ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना हुआ कोई पदार्थ है तो देखिए विद्यार्थियों उसमें जो अणु है वो इस तरीके से मौजूद रहते हैं, ऐसे मौजूद रहेंगे। इनके अंदर धनावेश और ऋणावेश सेपरेट होते हैं और इस तरीके से उपस्थित होते हैं, लेकिन ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण इनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। ये जो मैटर है वो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो मैटर है उसका कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, शून्य। हालांकि प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है लेकिन कुल द्विध्रुव आघूर्ण फिर भी शून्य है। लेकिन जब इसी मैटर को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो विद्यार्थी ये जो अणु हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक व्यवस्थित रूप से जम जाएंगे, इस तरीके से ये मौजूद होंगे। इस तरीके से जैसे ये हमारे पास में एक ऋणात्मक प्लेट है और ये एक धनात्मक प्लेट है, तो इस तरीके से ये व्यवस्थित हो जाएंगे। ये ऋणात्मक प्लेट और धनात्मक प्लेट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमने लगाई है।
अब बात करेंगे हम, देखिए विद्यार्थी, ध्रुवीय अणुओं से बने हुए मैटर का कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में इनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं रहता। बाद में एक दिशा में इनका द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। बीच वाले जो आवेश हैं वो तो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। यहाँ पर एक धनावेशित परत बनेगी, इसके ऊपर ऋणावेशित परत बनेगी और यहाँ से इधर की ओर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस मैटर में उत्पन्न हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अध्रुवीय अणुओं की। अध्रुवीय अणुओं के अंदर इस तरीके से अणु धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक ही जगह पर होते हैं, ऐसे मौजूद रहेंगे। लेकिन जब इनको भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। हालांकि उतनी दक्षता के साथ में नहीं होंगे जितने ध्रुवीय अणु होते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर अध्रुवीय अणु भी ध्रुवित हो जाएंगे, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। और ये था हमारे विद्युत द्विध्रुव का जो भौतिक अर्थ है। ये देखिए विद्यार्थी, हम कुछ और बात करते हैं। जैसे एक आता है माइक्रोवेव ओवन, जो कि साधारण ओवन से ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, इफेक्टिवली रहता है। उसके पीछे रीजन क्या है विद्यार्थियों? जो माइक्रोवेव ओवन होता है उस पर शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है और आवर्ती रूप से उसका मान बदलता है। तो जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें मौजूद जो उसमें जब किसी खाने को पकाया जाता है तो उस पर जो शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र है वो उसमें मौजूद अणुओं को अध्रुवित करता रहता है, जिसके कारण से वो अणु हैं गर्म हो जाते हैं, खाना पक जाता है। इस तरीके से जो माइक्रोवेव ओवन होता है ज्यादा इफेक्टिवली होता है।